नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज ये हमारी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एपिसोड 6 है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने वाले हैं और साथ ही साथ स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और इसको शुरुआत करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसी संस्थाएं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। और अकाउंट जो प्रिपेयर करती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। अब ये किस बेसिस पे करती हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन यही है, कैश बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे, एक्सपेंडिचर बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे। आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो एक्रूअल बेसिस इसका राइट आंसर है दोस्तों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो एक्रूअल बेसिस पे किया जाता है। जितने भी आय होती हैं, व्यय होते हैं जो किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं, वेदर दे आर एक्चुअली रिसीव्ड एंड पेड और नॉट, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन को शामिल किया जाता है दोस्तों। एक्सपेंडिचर को जाहिर सी बात है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पर। नाउ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर, एक कस्टमर है जो माल वापस कर देता है अपने सप्लायर को, तो सप्लायर कैसे रिकॉर्ड करेगा अपने लेजर में, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेगा। देखिए नजरिया क्या है कि सप्लायर कौन अपनी बुक्स में कैसे, लेजर में कैसे इसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा आई थिंक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगा। दोस्तों, माल वापस कर रहा है कस्टमर, और जब माल वापस कर रहा है कस्टमर तो सेल्स रिटर्न को क्या किया जाएगा भाई, सेल्स रिटर्न हो रही है, माल वापस हो रहा है, ऐसे में सेल्स रिटर्न डेबिट और क्रेडिट क्या किया जाएगा, कस्टमर का खाता। जी हाँ दोस्तों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, वट एवर द अमाउंट इज विल बी रिटर्न हेयर एंड द अमाउंट जो कस्टमर के खाते में वो भी आ जाएगा, जितने का माल था वापस किया उसने, है ना। तो कस्टमर का खाता क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन पड़ जाती बीइंग सेल्स रिटर्न रिसीव। तो नरेशन की जरूरत नहीं है, हालांकि कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब भी सेल्स की मेड होती हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और कैंसल होगा इफेक्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करने से। ठीक है साहब, यानी कि आपने भाई माल वापस हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स आप क्या करते हो हर बार, याद है होगा आपको, सेल्स हर बार आप करते हो क्रेडिट, तो उसको इफेक्ट को कैंसिल करना, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। और कस्टमर जो है उसका खाता जो है वो क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। देखिए, कस्टमर गिवरर होता है, आपने पढ़ा होगा रूल में, रिसीवर पर्सनल वाले में, कि रिसीवर डेबिट और गिवरर क्रेडिट। रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवरर को क्या किया जाता है दोस्तों, क्रेडिट किया जाता है। नाउ इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ दोस्तों, आइडेंटिफाई करके पहचान के बताइए ये गलत स्टेटमेंट कौन सा है साहब। सेल गुड्स फॉर कैश, देखिए गुड्स सेल कर रहे हैं, बेचा जा रहा है माल कैश के बेसिस पे, कैश के बेसिस पे बेचोगे तो कैश तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है गले में। और सेल हो रहा है गुड्स, तो गुड्स यानी सेल हो रहा है तो स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, माल कम हो जाएगा दुकान में से, ये भी ध्यान रखना। तो ये सही है एंट्री अपनी। सी वाला देखते हैं, कैश रिसीव कर लिया डेटर से, भाई देनदारों से कैश रिसीव करोगे तो देनदार तो कम हो जाएंगे और कैश आपके गले में बढ़ जाएगा, फिर से सी है, सही हो गया आपका। बी देखते हैं, आपने माल खरीद लिया और कैसे खरीदा, उधार पे खरीदा। भाई उधार पे खरीदोगे तो लेनदार तो बढ़ने हैं ही हैं, है ना, पैसा तो देना पड़ेगा, भविष्य में लायबिलिटी हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई, सही है। और स्टॉक क्या इंक्रीज हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, खरीदा है माल तो स्टॉक तो इंक्रीज होगा ही होगा, तो बी भी आपका सही है। तो अब ए गलत होगा, जाहिर सी बात है। देख लेते हैं, पेड क्रेडिटर्स बाई चेक, चेक से पेमेंट कर दिया आपने, भाई पेमेंट कर रहे हो चेक से, ध्यान रखना। और चेक से पेमेंट करने का मतलब बैंक में से पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका एसेट कम हो गया,
सही बात है, कम कर दिया इन्होंने। फिर गलत क्या, पे कर रहे हो, जब क्रेडिटर को पे कर दोगे तो क्रेडिटर तो कम होने चाहिए भैया, यहाँ तो क्रेडिटर बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। यानी आपका ए वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सरासर गलत है। चलिए, क्रेडिटर्स को पे कर दिया चेक से, तो बैंक भी कम होना चाहिए था खाता, और क्रेडिटर का खाता भी कम होना चाहिए था। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने नई बैलेंस शीट में, कहाँ करेंगे भाई, शोन इन न्यू बैलेंस शीट। इन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पार्टनरशिप में नई बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में, या दोनों की दोनों साइड में दिखा देंगे क्या? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे दोस्तों। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं किया आपने, दिखाई नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में, दिखाना जरूरी है। लाइबिलिटीज को नई बैलेंस शीट में अलग से लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा, और एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन लाइबिलिटीज को पेड ऑफ किया जाता है। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनाने के लिए रियलाइजेशन खाता डेबिट करते हैं, याद रखिएगा, रियलाइजेशन खाता डेबिट करेंगे, चाहे पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो लाइबिलिटी को, या वैसे भी रियलाइजेशन का खाता डेबिट किया जाता है। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, वरना कैश का खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विद द, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है भैया, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। यानी जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं रोजमर्रा के, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो कैश बेसिस पे हो रहे हो और चाहे वो एक्रूअल यानी उधारी के बेसिस पे हो रहे हो। नेक्स्ट क्या है, ऐसे रेशियोज जो मैनेजरियल इफिशिएंसी को दर्शाने का काम करते हैं। इन हैंडलिंग द एसेट्स कैसे रेशियोज होते हैं, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टर्न ओवर रेशियोज, जी हाँ दोस्तों, टर्न ओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज या इफिशियंसी रेशियोज भी कहे जाते हैं। और ऐसे रेशियोज इफेक्टिवनेस, एसेट्स की इफेक्टिवनेस को जज करने में हेल्प करते हैं। ये मेजर करते हैं, मापते हैं कैसे एक इफिशिएंटली एक कंपनी अपने एसेट्स को यूज कर रही है और रेवेन्यू को जनरेट करने का काम कर रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह लो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो कह लो, या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कह लो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह लो, सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, या फिर वास्तविक खाता रियल अकाउंट होता है। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किसी पर्सन को तो ही रिप्रेजेंट करता होगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन थर्ड अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सही होगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या आउटस्टैंडिंग रेंट हो। जब भाई सैलरी ड्यू हो जाती है, देनी ही देनी है, अगर एम्प्लॉय ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है पर आपने अभी तक पे नहीं की है, ऐसे खाता आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एज इट रिप्रेजेंट्स, यानी किसी समूह के लोगों को दर्शाने का काम करता है। सम अमाउंट ऑफ सैलरी इज पेबल, यानी उनको कुछ ना कुछ पैसा देना ही देना होता है। सिमिलरली कुछ अदर खाते भी आउटस्टैंडिंग के आ जाते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसी कैटेगरी में यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आता है। चलिए आज की कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। कुछ एमसीक्यूज हमने देख लिए हैं, अब थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर कुछ लोग काम करते हैं, कुछ समूह काम करता है, लोगों का समूह काम करता है किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक कॉमन गोल जो सेट कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्था ने, वो अचीव एकम्प्लिश किया जा सके। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, यानी लोगों को अच्छे से टैक्टफुली मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन में, और समूह के गोल्स को अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट जो मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, जाहिर सी बात है सभी जानते हैं, उनको कहते हैं मैनेजर्स। मैनेजमेंट, मैनेजिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो रहा हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कहीं भी सब जगह मैनेजर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और एक या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी हो।
अब देखिए डेफिनेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी आप लोगों को देख लेनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे FW टेलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा कि मैनेजमेंट एक कला है जानने की, नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, और देखना जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर तरीके से हो और चीपेस्ट वे में, सस्ते में काम निपट जाए, ये मैनेजर चाहता है। टू मैनेज, हेनरी फायल ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, ये साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, यानी फोरकास्ट करना, दूरदर्शिता रखना, सोच ऐसी रखना, प्लान करना पहले से, ऑर्गेनाइज कर लेना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट, सामंजस्य बैठाना और नियंत्रण स्थापित करना ही मैनेजमेंट होता है। और इसी डेफिनेशन से कहीं ना कहीं 5 इनके द्वारा दिए गए फंक्शंस मैनेजमेंट के निकलकर सामने आते हैं। पीटर ट्रकर साहब ने भी बोला है कि भैया मैनेजमेंट 2 फोल्ड टास्क होता है, बेसिक टास्क होता है 2 फोल्ड टास्क, मार्केटिंग आता है और दूसरा इनोवेशन आता है। और भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे वैन फ्लीट और पीटरसन की डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटीज़ का सेट है जो कि इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है रिसोर्सेज को, और एक से ज़्यादा गोल्स अचीव किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वर्किंग विद ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय परफॉर्मिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन, ये अपना मॉसले, मैगिनसन और पिट्री की डेफिनेशन है। बाकी क्रिटनर्स ने भी डेफिनेशन दी है, हेरोल्ड कुंट्स ने भी दी है, और सभी लोग एक ही डायरेक्शन में बताना चाह रहे हैं, एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन किया जाए, अचीव किया जाए, बस कहने का मतलब थोड़ा अलग है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रबंधन के फीचर्स क्या होते हैं, प्रबंध के भाई। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, यानी पहले तो गोल सेट कर दिए जाए और उन तक फिर पहुंचा जाए, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट प्रोसेस की कुछ क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं। पहला, जैसे एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स, जाहिर सी बात है लोग ग्रुप एफर्ट्स करते हैं तभी अचीव होता है गोल। पर्पसफुल है, कुछ पर्पस के लिए ही काम किया जा रहा है, ऐसे फालतू ही कुछ ना कुछ नहीं किया जा रहा है, एकम्प्लिश किया जाता है लोगों के द्वारा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इंटेंजिबल है ना, और दिखाई नहीं देता पर कहीं ना कहीं फील कर सकते हो आप, बेटर लाइफ को इंश्योर करने के लिए अच्छा है। तो देखिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि गोल ओरिएंटेड है। अर्जुन ने निशाना साधा था, है ना, तो भैया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, यहाँ पर गोल पहले से सेट कर दिया जाता है और ये अचीव करना है बता दिया जाता है सभी लोगों को। यानी टू अर्न 20% इंक्रीज इन सेल्स, 20% सेल्स में इजाफा करना है तो करना ही करना है। हैज टू डिक्रीज 5% कॉस्ट कम कर देनी है 5% इस साल, तय कर दिया पहले से, अब लग जाओ इस काम को अचीव करने में, यही तो मैनेजमेंट है। मैनेजर ने जो तय कर दिया वो तो काम करना ही करना है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, लोग आते हैं संस्था में, सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, पर जैसा ही वो कदम रख देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका केवल एक कॉमन गोल हो जाता है और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो लग जाते हैं, और वो होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस का गोल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप एफर्ट से, यानी समूह के एफर्ट से ही तो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और सभी के मेहनत से ही फल मीठा मिलता है देखने को। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट लोग, तरह तरह की सोच वाले लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, साथ मिलकर काम करते हैं, टीम भावना से काम करते हैं, और ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरा हो सके। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल यानी अनसीन फोर्स है, देख ही नहीं सकते आप भैया, कोई मैनेजमेंट देखने वाली चीज़ थोड़ी है, इसको आप महसूस कर सकते हैं जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज स्मूथली चल रही हो, बिना किसी रुकावट के, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो, खुश हो, कस्टमर्स बढ़िया हो, हैप्पी हो, तो ऐसे में कह सकते हैं मैनेजमेंट बढ़िया है। इट्स प्रेजेंस इज एविडेंट बाय द रिजल्ट्स ऑफ इट्स एफर्ट, और हाँ, इसका एक सबूत देखने को तभी मिलता है जब एम्प्लॉयज मोटिवेट
मोटिवेटेड रहते हैं, डिसिप्लिन्ड रहते हैं, अपने काम में मन लगाए रखते हैं, ऑर्डरली वर्क चलता है, हाई प्रोडक्टिविटी निकल कर सामने आती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, रिसोर्सेज कम से कम बर्बाद होती हैं, सरप्लस बढ़ता चला जाता है। ऐसे में मैनेजमेंट को इंटेंजिबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। जैसे मैंने बताया भैया, किसी पर्पस के लिए काम हो रहा है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट डील्स विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग डेफिनेट एक्सप्रेस्ड एज ए गोल और ऑब्जेक्टिव, यानी कोई गोल ये सेट कर रखा है, कोई उद्देश्य सेट कर रखा है, उसको अचीव करना है, कुछ तो प्राप्त करना है, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सक्सेस इज कॉमनली मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। मैनेजमेंट की सक्सेस उस हद तक हो सकती है जिस हद तक उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। तो पर्पसफुल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कैन एंश्योर बेटर लाइफ। भैया मैनेजमेंट में मैनेजर क्या करता है? कैन डू मच टू इम्प्रूव द वर्क एनवायरमेंट, stimulate people to perform better, achieve progress, bring hope and accomplish better things in life। यानी भैया यहाँ पर क्या है? प्रोग्रेस भी हो रही है, लोगों को आशा भी है, एकम्प्लिश किया जा रहा है अच्छी से अच्छी लाइफ को। यहाँ पर लोग मोटिवेट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, माहौल क्या है, वातावरण बहुत बढ़िया है इधर। स्टडी ऑफ management has evolved into more than just the use of means to achieve ends. Today it includes moral and ethical questions। यहाँ पर तो आजकल मॉरल की भी बात होती है बिजनेस में, इथिकल वैल्यूज़ की भी बात की जाती है। यानी मैनेजर्स कम्युनिटी के लिए भी काम करता है। मैनेजमेंट एक साइंस है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मैनेजमेंट क्या साइंस है या फिर आर्ट है या दोनों है? तो मैनेजमेंट तो भैया प्रबंध तो दोनों होता है, साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है। यानी लोगों को एक साथ लेकर आना और जो इच्छुक गोल्स हैं, डिजायर्ड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करना? लोगों में सामंजस्य बैठाकर, कोऑर्डिनेट कर कर, उनको एक साथ लाकर, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ की जानी चाहिए, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली। कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट अकम्प्लिश किया जाता है दूसरे के एफर्ट्स से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैनेजर क्या करता है? मैंने शुरू में ही बताया कि वो दूसरों से काम करवाने का काम करता है और कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करने का काम करता है। मैनेजर ऑफ ए फर्म, देयर में अकाउंटेंट भी होता है, वहाँ पे अकाउंटेंट अपना काम कर रहा होता है, इंजीनियर अपना काम करते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, सेल्समैन होता है, वो अपना माल बेचने का काम करेगा। सबको अपना अपना काम करना होता है। होस्ट ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ वर्किंग, बट इट्स द मैनेजर जॉब सबकी एक्टिविटीज़ को एक साथ जोड़े रखना, बांधना, इंटीग्रेट करना। मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह देखने को मिलता भी है मैनेजमेंट। तो स्कूल्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, विदेश में भी, देश में भी, हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलता। कहाँ मैनेजमेंट नहीं है? हर लेवल पर देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल भैया एक्टिविटी है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, बहुत जटिल, आसान भी नहीं है, कह सकते हैं भाई हलवा, ऐसा भी नहीं है। तो इंक्लूड्स, यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, यहाँ मैनेजमेंट करना, लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं सबको मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार निरंतर चलती ही रहती है। पहले भैया प्लानिंग होगी, कुछ प्लान किया जाएगा, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर लोगों को काम पे रखा जाएगा, डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और लास्ट में कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक प्रोसेस है जो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। फिर से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो कभी रुकती नहीं है ये। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक एक्टिविटी, इसको बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कोई स्टैटिक या फिक्स्ड है, ये डायनेमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर जैसा माहौल बदलेगा उसको मैनेजर को उसके अकॉर्डिंग ढलना होगा, अपने बिजनेस को ढालना होगा। यहाँ पे सिनेरियो पल पल बदलता है और हमें उस बिजनेस को अगर आपको सर्वाइव करवाना है तो आपको डायनेमिक होने की ज़रूरत है। भैया देखो, कोरोना आया, अभी पीछे पेंडेमिक होके गया है, अभी भी चल रहा है ना। तो कई लोगों के बिजनेस चौपट हो गए, आप सब जानते हैं, कई लोगों के बिजनेस चौपट हो गए। कहीं ना कहीं कुछ लोग एडेप्ट नहीं कर पाए उस एनवायरनमेंट, कुछ सिनेरियो को, है ना। पर कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले गए, है ना। तो ये डायनेमिक एक्टिविटी है, आपको बिजनेस को उसी अकॉर्डिंग चलाना होता है, मैनेज करना होता है। हेनरी फायल, अब हेनरी फायल की बात करते हैं। मैनेजमेंट के उन्होंने 5 फंक्शन दिए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग,
कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। देखो भैया यहाँ पर ये पांचों के पांचों फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क पीटर फॉलेट ने भी मैनेजमेंट को कहा है कि भैया आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर पीपल। सब लोग एक ही बात बता रहे हैं कि वे कला है जिसमें दूसरे लोगों से काम निकलवाना है, जाहिर सी बात है। अब देखो फायल ने बोला कि प्लानिंग क्या होता है, यानी हमें पहले ही फ्यूचर में जो होने वाला है वो अभी से डिसाइड कर लेना होगा, है ना। डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड कर लो। ऑर्गेनाइजिंग, जिसको मैं स्टाफिंग भी आ गया इसी में, कि मेकिंग श्योर द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर पुट इनटू प्लेस। यहाँ पर चीज़ें, सामान भी होता है, मशीन्स भी होती हैं और मैन भी होता है। मैन और मशीन को एक साथ काम करवाना ऑर्गेनाइज करना कहलाता है। कमांडिंग और लीडिंग, यानी आपको डिटरमाइन व्हाट मस्ट बी डन इन ए सिचुएशन एंड गेटिंग पीपल टू डू इट, यानी कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें लोगों से काम को करवाना। कोऑर्डिनेट करना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अकम्प्लिश, जिसमें से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश किया जाए, प्राप्त किया जाए। कंट्रोलिंग, चेकिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट प्लान्स, यानी प्रोग्रेस को देखते रहना टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि भाई निश्चिंत होकर बैठ कर प्लानिंग कर ली, काम खत्म, लोगों को काम को लगा दिया, अब चेक ही नहीं कर रहे। भाई चेक करना तो जरूरी है ना, वरना समय समय पर लोग अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ये मैनेजर को देखने की वाली बात होती है। अब देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल लेट अस लुक एट द मैनेजरियल रोल ऑफ ए सिंपल हाउसवाइफ से ही बात करते हैं। भैया हाउसवाइफ का काम भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हाउ शी यूजेस द मैनेजरियल इंग्रेडिएंट्स इन मैनेजिंग द होम, वो हर चीज़ को देखते हुए चलती है हाउसवाइफ कि कौन सा इंग्रेडिएंट ख़त्म हो गया, कौन सा मंगवाना है बाजार से। फर्स्ट शी अप्रेजेस हर हाउस होल्ड एंड इट्स नीड्स। शी फोरकास्ट द नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ ए वीक, सोचती है कौन सा सामान हफ्ते के लिए चाहिए होगा, कौन सा कितने महीने के लिए चलेगा, कौन सा लंबे समय तक के लिए है। शी टेक्स स्टॉक ऑफ हर रिसोर्सेज, स्टॉक्स को तैयार करती है, कौन कौन से स्टॉक्स उसको चाहिए, कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कौन सी नहीं ज़रूरत की चीज़ें हैं, फालतू चीज़ों में पैसा नहीं लगाना है। तो ये सब मैनेजर में भी एबिलिटीज़ होती हैं। जैसे हाउसवाइफ में देखा मसाले ख़त्म हो गए तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये मसाले ख़त्म हो रहे हैं, मंगवाना है मसालों को, है ना। She plans and organizes her resources to obtain the maximum benefit out of the resources, और जितना ज़्यादा रिसोर्सेज से वो बेनिफिट ले सकती है वो लेने का काम करती है। मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है। बजट, उसको बजट तय कर दिया जाता है ना। हस्बैंड ने बोल दिया भैया कि हाउस वाइफ को कि भैया इतना पैसा मिलेगा तुझे और भैया इतना काम करना है ना, तो वो उसी पैसे में पूरा महीना घर खर्च चला रही है। देखो सोचो जरा, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी उसको मैनेज करनी पड़ती है ना। लार्ज हाउस होल्ड शी डिवाइड्स द वर्क अमंग अदर मेंबर्स, है ना, और उसको काम काज भी सौंपना पड़ता है लोगों को, है ना। भाई दिवाली का त्यौहार आ गया तो सभी लोगों को बता देती हो कि भैया ये काम तुम्हें करना है, साफ सफाई का काम तुम करोगे, लाइटिंग काम तुम लगाओगे, है ना, इधर तुम बाजार से तुम सामान लेके आओगे, है ना। सभी जितने भी सदस्य हैं, शी एनकरेजेज एंड मोटिवेट देम टू देयर बेस्ट, और एनकरेज, प्रोत्साहित करती है समय समय पर, मोटिवेट करती है ना, ताकि एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से हो सके। ये सारे के सारे चीज़ें देखने को कहाँ मिल रही हैं, ये सब मैनेजर के अंदर ही तो होती हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट एग्जांपल हो गया ये तो। शी इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेंशन गोल्स, रिसोर्सेज मीन्स टू अटेन दीज गोल्स, इंग्रेडिएंट्स आर द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ जो भी मैंने आप लोगों को बताया, गोल्स को ध्यान में रखकर, रिसोर्सेज को ध्यान में रखना, लोगों को एक साथ चलाना, सामंजस्य बैठाना उनमें, है ना, गोल्स को अचीव करवाना, ये सब मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखिए, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और जनरली हैव 3 हायरार्चिकल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स इन ए पिरामिड स्ट्रक्चर। देखिए स्मॉल एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं, लोअर, मिडल और टॉप लेवल। इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर में हैव ए मच वाइडर स्कोप, में परफॉर्म सेवरल रोल्स। अब देखो छोटी और संस्था होगी तो वहाँ पर ज़्यादा मैनेजर नहीं होते हैं, है ना, वहाँ पर तो एक मैनेजर से भी काम चल जाता है, सारा के सारा वर्क वो खुद ही कर लेता है, सारे रोल्स वो खुद परफॉर्म कर लेता है। पर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़रूरत पड़ती है वो तरह तरह के लेवल पर तरह तरह के मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉप लेवल की। देखिए सीनियर मैनेजर्स,
सच एज मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको सीईओ भी कहते हैं, और अ प्रेसिडेंट। ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हैं, सभी आप जानते हैं सभी सीनियर होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होगी आप खुद ही सोचिए। सीईओ, नाम से ही लगता भाई सीईओ साहब आ गए है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, तो ये सब टॉप लेवल के होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक गोल्स को पहले से ही सेट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिसीजन लेने का काम खुद करते हैं, जिस और हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट, यानी पूरी जो संस्था है उसके लिए कौन सा डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लोग लेते हैं। सीनियर मैनेजर्स आर जनरली एग्जीक्यूटिव लेवल प्रोफेशनल्स होते हैं। ये अपने काम में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रोफेशनल लेवल के बंदे होते हैं। प्रोवाइडेड डायरेक्शन टू मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल को समझाते हैं कि भैया इस तरीके का काम करवाना तुम्हें, तो मिडिल लेवल को काम सौंपते हैं, है ना। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्ट टू देम, और मिडिल वाला बंदा क्या करेगा बेचारा, इन लोगों को रिपोर्ट करेगा, है ना। मिडिल वाला लोअर लेवल से काम करवाएगा, और जो कुछ भी काम उसने करवाया नहीं हो पाया वो सारे का सारा रिपोर्ट किसको करता है, टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा। तो टॉप मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, टॉप मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस, यानी जितने भी डिसीजंस उन्हें लेने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को डुबो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं, वो सारे के सारे ये जितने डिसीजन लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, वो ये लेंगे। इस्टेब्लिश करेंगे प्लान्स को, पहले से ही प्लान्स को इस्टेब्लिश कर देंगे, गोल्स को दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है जिन प्लान्स पे, जिन गोल्स पे। भैया ऑर्गेनाइजेशन एक नया फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं, तो क्या मिडिल लेवल वाला सोचेगा, ये काम है टॉप लेवल का, है ना। टॉप लेवल वाले जितने भी होते हैं वो नया प्लांट शुरू कर रहे हैं बिजनेस में, है ना, नया कुछ खोलना चाह रहे हैं, करोड़ों रुपए का है उसमें, है ना, टर्नओवर उसका करोड़ों का डिपेंड करता है। तो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो सभी ये लोग लेते हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा इसमें, या प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन बोर्ड का, है ना। तो कोई मिल है उसमें चेयरमैन भी होगा, उसमें एमडी भी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा, प्रेसिडेंट भी बना रखा होगा किसी को, तो सब टॉप लेवल के आ जाते हैं ना। फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल के, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज, यानी सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार कौन होगा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करवाने का काम किसका होगा, टॉप लेवल का। भैया पैसे की जरूरत है, कौन रिलीज करेगा, कौन सैंक्शन करेगा, टॉप लेवल ही तो करेगा, है ना। लाखों की बात है, ये सैंक्शन करेगा। टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी सारे के सारी एक्टिविटीज में डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, चाहे जो भी लेवल होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, पहले से ही पॉलिसी तैयार कर देनी होंगी, और जो पॉलिसी अफेक्ट होती होंगी गवर्नमेंट के डिसीजन से उनको भी देखना होगा, ऑब्जेक्टिव को पहले ही सेट कर देना होगा। टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करना होगा, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाएगी कि भैया तेरी ये जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ भैया पावर देता है बंदा, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को पावर देगा कि कोई भी पावर दे रहा है। परचेज डिपार्टमेंट है, उसके लिए मैनेजर सेट कर दिया उसने, है ना, परचेज मैनेजर बना दिया, तो उसको पावर दी है उस बंदे को, पर उसके साथ साथ उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा कि कुछ कल को होता है तो तू जिम्मेदार है। टू स्ट्राइव फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, जिससे बिजनेस खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, सर्वाइव करता रहेगा। इस सब कुछ मिड टॉप लेवल के अंदर आता है। अब बात करते हैं मिडिल लेवल की, मिडिल मैनेजर्स, यानी इसके एग्जाम्पल ऐसे हो जाएंगे जैसे ब्रांच का मैनेजर हो गया, भैया हेड वाला मैनेजर किसमें पहुंच गया, भाई ऊपर पहुंच गया, पर ब्रांच लेवल का मैनेजर हो गया, रीजन किसी रीजन का मैनेजर हो गया, कोई डिपार्टमेंट है, सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन लेवल का मैनेजर है ना, ये सब इसी में डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। सेक्शन मैनेजर बना दिए जाते हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन टू फ्रंट लाइन मैनेजर्स, ये फ्रंट लाइन जो पहले लेवल के फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं। मिडिल मैनेजर्स कम्युनिकेट करते हैं स्ट्रेटेजिक गोल्स को ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू द फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजर्स इंक्लूड करते हैं सारे के सारे मैनेजमेंट के लेवल्स बिटवीन द फर्स्ट लाइन लेवल और टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज मैनेजर्स मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ये मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम को, और मे हैव टाइटल्स सच एज डिपार्टमेंटल हेड का काम हो सकता है, डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है, इसमें प्रोजेक्ट लीडर बना दिया जाएगा किसी को, प्लांट मैनेजर बना दिया कि भाई तू प्लांट का मैनेजर है,
तुझसे कोई भी रिसोर्सेज बर्बाद होती तो तू जिम्मेदार है। डिवीज़न मैनेजर बना दिया कि कोई डिवीज़न का मैनेजर हो गया तो इस डिवीजन का मैनेजर है। नेक्स्ट क्या है, मिडिल। मिडिल में देखो, मिडिल की बात कर रहे हैं अभी, तो कंसिस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, दे आर अकाउंटेबल। ये जिम्मेदार होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, टू द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के लिए जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही कहेंगे इसको। अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, टॉप मैनेजमेंट को जवाब देंगे। इन लोगों को बुलाया जाता है ऑफिस में, टॉप लेवल मैनेजर इस मिडिल लेवल मैनेजर को बुलाएगा। लोअर लेवल से उसका मतलब नहीं है, बहुत कमी से अगर बुला लिया तो बुला लिया, वरना ज़्यादातर वो मिडिल लेवल को ही बुलाएगा, है ना। कुछ भी होता है तो दे डिवोट, उससे रिपोर्ट मांगेगा कि भाई कैसे चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिक्कत आ रही है। दे डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शनल फंक्शन, और ये ज़्यादातर टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशनल को के फंक्शन पर ध्यान देते हैं, डायरेक्शंस पर ध्यान देते हैं। इनका रोल होता है कहीं ना कहीं प्लान्स को जो भी सेट कर रखे हैं कंपनी के पॉलिसीज़ में, और टॉप मैनेजमेंट ने जो भी प्लान्स उद्देश्य बना दिए हैं उनको लागू करवाने का काम मिडिल लेवल का ही होता है। ये डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन को, पॉलिसीज़ को टॉप मैनेजमेंट के साथ, और जो भी टॉप मैनेजमेंट ने बता दी हैं पॉलिसीज़ उसको लोअर लेवल के मैनेजमेंट को समझाने का काम करते हैं। तो एक तरीके से कड़ी है ये, एक तरीके से एक चेन है, तो चेन में लिंकिंग पिन कह सकते हो आप इसको, कि लिंकिंग पिन है। अगर मिडिल ही ना हो तो लोअर और टॉप लेवल आपस में बात कैसे करेंगे, तो उसके लिए मिडिल लेवल मैनेजर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये गाइडेंस देते हैं समय समय पर, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोअर लेवल के मैनेजर्स को, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो समय समय पर बेहतर होती रहे। नाउ द इफिशियंसी ऑफ मिडिल लेवल इज वाइटल। मिडिल लेवल मैनेजर्स की इफिशियंसी जो होती है वो वाइटल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सिंस दे ब्रिज द गैप, यानी गैप को भरने का काम करते हैं। टॉप लेवल और बॉटम लेवल यानी लोअर लेवल के जो स्टाफ है उसको, उसके बीच में एक गैप को फिल करने का काम, उसको उसमें ब्रिज बनाने का काम जो है वो ये लोग ही करते हैं। यानी एक कड़ी, मैंने लिंकिंग पिन आपको शुरू में ही बता दिया ये चीज़ कि भैया एक लिंकिंग पिन है। अगर ये चेन में यही लिंकिंग पिन हटा दी जाए, मिडिल लेवल मैनेजर ही ना हो, तो टॉप लेवल ने जो कुछ भी प्लान कर दिया, जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, गोल सेट कर दिए, उसको एक्सप्लेन करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना लोअर लेवल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर मिडिल लेवल ही ना होगा तो। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं, यानी पॉलिसीज जो भी फ्रेम कर दी जाएंगी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा वो इंटरप्रेट करवाएंगे। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे लोअर लेवल के मैनेजर्स को कि भैया तुम्हारी ये ड्यूटीज है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ समझाने का काम लोअर लेवल को। टॉप लेवल के मैनेजमेंट को इतना टाइम थोड़ी होता है भाई, टॉप लेवल का बंदा ये ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी समझाता फिरेगा लोअर लेवल को। ये काम किसको सौंप दिया उसने, मिडिल वालों को सौंप दिया। टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉइज, कोई एम्प्लॉय आ रहा है उसको मिडिल सुपरवाइजरी लेवल पर रखना है, कौन अपॉइंट करेगा, टॉप वाला नहीं रखेगा, इसको कौन रखेगा, इसको रखेगा मिडिल लेवल का मैनेजर। टॉप वाला मिडिल को रखता है, और मिडिल वाला अगर मिडिल सुपरवाइजरी लेवल के लिए चाहिए कोई बंदा तो इनको रखने का काम मिडिल का ही है, सिलेक्शन करना, अपॉइंट करना। टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करवाना, सामंजस्य बिठाना ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो। डिसीजन लेना समय समय पर, डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, है ना, और कुछ आइडियाज शेयर भी करने पड़ते हैं टॉप मैनेजर्स के साथ। अब क्या है लोअर लेवल, फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन। देखिए लोअर लेवल सच है सुपरवाइजर्स हो गए, ये इस लेवल में आ जाते हैं। लोअर लेवल मैनेजर कह सकते हो आप। फ्रंट लाइन कहीं लिखा आ जाए, फ्रंट लाइन मैनेजर कौन होते हैं, वो तो लोअर लेवल ही है। फर्स्ट लेवल मैनेजर लिखा आ जाए, लोअर लेवल ही है। एक तरीके से हायरार्ची चलती आती है, यानी लोअर, फिर अपना स्ट्रक्चर में मिडिल, और उसके बाद ऊपर टॉप लेवल। अब आगे क्या है, ये डायरेक्शन देते हैं लोगों को, काम करवाते हैं, इनके नीचे जो काम करते हैं लोग उनसे काम निकलवाने का काम करते हैं, एम्प्लॉइज़ वगैरह से। और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो है लोएस्ट लेवल के मैनेजमेंट माना जाता है, मैनेजर्स माने जाते हैं। नॉन मैनेजरल इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं, जो मैनेज करने का काम नहीं करते, उनको काम करवाना होता है बस उनसे, तो वो लोअर लेवल के अंडर में आता है। हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वालों से जुड़े रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स अगर बनने हैं
कैसा क्रिएशन वगैरह होना है, तो सब कुछ इनके जिम में आता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फ्रंट लाइन मैनेजर जो होते हैं वो सुपरवाइज़र भी कहलाते हैं, उनको लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है, कहीं कहीं ऑफिस मैनेजर भी कहते हैं, फोरमैन भी कहते हैं, क्लर्क्स भी कहते हैं, इंस्पेक्टर्स भी कहीं कहीं इसको कहा जाता है। तो सब कुछ ये ऑफिस मैनेजर हो गया, फोरमैन हो गया, क्लर्क हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये कहीं ना कहीं आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं। दे आर रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, ये काम को एग्जीक्यूट करवाना कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे अज्यूम इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं और इंस्ट्रक्शंस को पास करने का काम करते हैं। मिडिल लेवल वाला ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो लोअर लेवल का मैनेजर किससे करवाएगा, अपने अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस क्या क्या है लोअर लेवल, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द डे टू डे ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको प्लान, उनको एग्जीक्यूट करवाना, टू सुपरवाइज करते रहना समय समय पर, कंट्रोल करना वर्कर्स को, कि भैया बहुत सारे वर्कर्स को काम करते हैं, किसी मिल में ही देख लो, कोई कंपनी में देख लो, इंटरनेशनल कंपनी देख लो, है ना, तो सबको सुपरवाइज करके चलना पड़ता है, उन पर नज़र बना कर रखनी पड़ती है, मटेरियल्स को अरेंज करवाना पड़ता है, समय समय पर वर्कर्स आते रहते हैं कि भाई हमारा ये सर, हमारा ये ख़राब हो गया, हमारा वो ख़राब हो गया, हमें इस सामान की ज़रूरत है, इस पंखे नहीं चल रहे हैं, कोई पेपर मिल है तो पेपर के मिल के लिए कुछ मशीनरी ख़राब हुई है, टूल्स चाहिए उनको, तो वो समय समय पर अरेंज करवाने पड़ते हैं। टू मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, अगर कोई नया बंदा रखा गया है तो उनको ट्रेनिंग दिलवाने का काम यही लोग करते हैं, यही ट्रेनिंग दिलवाते हैं। अगर और वर्कर्स की ज़रूरत है, मोर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो भी ये बताते हैं और फिर रखवाते हैं। नाउ टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस, वर्कर्स की शिकायत भी आती है समय समय पर कि भाई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ सजेशन दिया किसी वर्कर ने कि अच्छा पसंद आया तो मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम यही करते हैं। सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में काम करवाना इनकी जिम्मेदारी होती है। डिसिप्लिन बनाए रखना वर्कर्स में, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, फोकस करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, रेगुलर एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट करना। दे आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग एम्प्लॉइज टास्क, यानी रिस्पॉन्सिबल होंगे टास्क जो भी मिले हैं एम्प्लॉइज से काम निकलवाना होगा, गाइड करना होगा समय समय पर, सुपरवाइज करना होगा एम्प्लॉइज़ को, जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप देख पा रहे हो ये सारा का सारा काम यही लोग करते हैं, रिकमेंडेशन देते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं एम्प्लॉइज़ को उनके काम के लिए कि भाई तू ये काम सही से नहीं कर रहा है, सही से कर, ये वाला काम इस तरीके से होगा, थोड़ा अपने कोई भी काम करवा रहे हैं, प्रोडक्शन का काम ही चल रहा है ना, क्वालिटी देखते रहते हैं, चेक करने का काम होता है, क्वालिटी अगर सही नहीं बन रही है तो उससे क्या होगा भाई, रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, है ना, तो टर्नओवर पर असर पड़ेगा, तो क्वालिटी इंश्योर करने का काम इन्हीं का है। क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तो सारा का सारा काम इन्हीं के जिम्मे आता है। तो ये तो मेन चीज़ है। आगे क्या है, इन सम टाइप ऑफ वर्क फ्रंट लाइन मैनेजर्स में ऑल्सो डू सम ऑफ द सेम टास्क दैट एम्प्लॉइज डू, कहीं कहीं जो एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं वहीं फ्रंट लाइन मैनेजर्स भी कर रहे होते हैं, एटलीस्ट कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। कुछ रेस्टोरेंट में ही अगर हम देख लें तो फ्रंट लाइन मैनेजर्स विल ऑल्सो सर्व कस्टमर्स को खुद सर्व करने जाते हैं ड्यूरिंग ए वेरी बिजी पीरियड ऑफ द डे। अब देखो वर्कर लगे पड़े पर बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, तो ऐसे में बहुत सारे कस्टमर्स आ गए तो कस्टमर तो चले जाएंगे उठ के, है ना, अगर मैनेजर अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं भैया वर्कर रखें, वर्कर से ही काम करवाऊंगा, तो कभी कभी वो उनको खुद भी काम करना पड़ता है अगर ज़रूरत पड़ती है, वरना वर्कर्स ही करते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर्स टिपिकली प्रोवाइड ट्रेनिंग देते हैं नए नए एम्प्लॉइज़ को कि भैया ऐसा कर काम, है ना, उसको सिखाने का काम करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं समय समय पर कि भाई प्रोत्साहन जरूरी होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो प्रोत्साहन जरूरी है। परफॉर्मेंस फीडबैक लेते हैं, भाई फीडबैक देने का काम करते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, शिकायत आ रही है, गाइडेंस देंगे। सम फ्रंट लाइन मैनेजर्स में ऑल्सो प्रोवाइड कैरियर प्लानिंग भी बताएंगे कि भाई तू इतने ऐसे अच्छा काम करता रहेगा तो तेरा प्रमोशन होगा, है ना, वो। और फॉर एम्प्लॉइज हु एम टू राइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में उठना चाह रहे हैं भाई, है ना, कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट है तो उसके मन में ख्वाहिश होगी कि वो अकाउंटेंट बन जाए, ठीक है, तो ये सब यही चीज़ होता है। अब क्या है, दे आर बेसिकली 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए
5 प्राइमरी फंक्शंस मैनेजमेंट के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। पीछे ही बताया था मैंने, एक बार देखते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट करना होता है, बजट बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसको कुछ सेपरेट फंक्शन में तोड़ दिया गया। बेस्ड अपॉन दीज 7 फंक्शंस, ल्यूदर गुलिक ने भी कुछ फंक्शन दिए हैं जिसको पॉड्सकॉर्प, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, PODSCORP होना चाहिए, पॉड्सकॉर्प। पॉड्सकॉर्प देखिए याद करने में अच्छा है, याद कर सकते हैं। P होता है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन और R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। पर मेनली जो है हेनरी फाइल के ही मेन होते हैं, वो 5 होते हैं। अब प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना। एडवांस में डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, सब कुछ जो फ्यूचर में होने वाला है उसको अभी से ही तय कर देना है। बिफोर इनिशिएटिंग ए टास्क, टास्क को करने से पहले तय करा जाएगा। मैनेजर्स को एक आइडिया फॉर्मुलेट करना होगा और उस आइडिया जो भी उसके दिमाग में आया उसको तैयार करना है, और कैसे किसी टास्क को करना है वो सब कुछ पेपर वर्क उसको रेडी करना होगा। हैज़ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो किससे रिलेटेड है भाई? जाहिर सी प्लान कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है क्रिएटिविटी की। आप में अगर क्रिएटिविटी है, कुछ रचनात्मकता है, कुछ नया सोच सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव सोच सकते हो, तो वही तो प्लानिंग का पार्ट है। इनोवेशन हो गया, कुछ क्रिएटिव करना है, वो प्लानिंग का ही पार्ट होता है। मैनेजर कैन ओनली नो वेयर ही हैज टू गो, यानी कहाँ उसको जाना है उसको पता होना चाहिए। उसको एक ऑब्जेक्टिव पहले से ही सेट कर देना होगा एज प्लानिंग, और एक तरीके से ब्रिज करता है, गैप को भरने का काम करता है कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ हमें पहुँचना है, यानी वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। अब देखिए प्लानिंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि प्लानिंग इज ऑल अबाउट व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल परफॉर्म। प्लानिंग एक पहला बेसिक फंक्शन होता है और इसी के बाद आने वाले फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग में किसी टारगेट को सेट कर दिया जाता है और डेवलप किया जाता है एक अप्रोप्रिएट मेथड कि इस स्ट्रेटजी के तहत हम आगे बढ़ेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे ताकि हमारे जो हमने तय कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव किया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग प्रोवाइड्स एन इंटेलेक्चुअल अप्रोच, एक समझ वाला काम है फॉर अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रीडिटरमाइंड गोल्स, यानी पहले से ही जो गोल्स निर्धारित कर दिए हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में अकम्प्लिश करना, उनकी प्राप्ति करना, ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल अप्रोच कहलाता है। Hence all managers need to work together। जितने भी मेंबर्स होते हैं, शुरू से एक बात चली आ रही है कि सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए। प्लानिंग का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाए और टारगेट्स को अचीव किया जाए। डेवलपिंग एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान जो भी बनाया है उसको उस तक पहुंचा जाए। मैंने शुरू में बताया आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें पहुंचना है, और इस बीच में क्या होता है, रिसोर्सेज भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो जो भी रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो हमें टाइम के अंदर उनका यूज़ करना होता है ना। आपने कोई माल, आपका बिजनेस चल रहा, माल मंगा के रख लिया, अगर वो प्लान के तहत काम नहीं होगा तो वो रिसोर्स हो सकता है बर्बाद हो सकती है। तो हैज़ ए गिवन टाइम फ्रेम, बट टाइम इज़ ए लिमिटेड रिसोर्स, इट नीड्स टू बी यूज्ड इंटेलिजेंटली। हमें जितना भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इंटेलिजेंटली यूज़ करनी है, इसलिए बोला इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। टाइमिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड, अगर हम टाइम का ही ध्यान नहीं रखते हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही नहीं चलते हैं, तो एनवायरनमेंट की कंडीशंस बदलती रहती हैं समय। तो बिजनेस क्या है, अनप्रोडक्टिव हो सकता है और बिजनेस पर असर पड़ सकता है, सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है अगर वो समय से इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी किसी काम को ऑर्गेनाइज करना है ना, किसी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। अकॉर्डिंग टू हेनरी फाइल, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल, जो कुछ भी आप यूजफुल है आप लोगों के लिए, बिजनेस के लिए,
और इट्स फंक्शनिंग, चाहे वो रॉ मटेरियल, किसी भी बिजनेस में कच्चा माल उसका बेसिक चीज़ होती है। कच्चे माल को ही परिवर्तित किया जाता है फिनिश गुड्स में। तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है, पूंजी यानी कैपिटल की ज़रूरत होती है, और जाहिर सी बात है इन सबको के लिए ज़रूरी होगा, काम निकलवाने के लिए ज़रूरी होगा बंदों की यानी पर्सन्स की। तो पर्सन भी ज़रूरी है, रॉ मटेरियल भी ज़रूरी है, टूल्स भी ज़रूरी है, मशीन ज़रूरी है, कैपिटल ज़रूरी है। दस द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी दैट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू रीच द कंपनी गोल, यानी कंपनी के गोल की प्राप्ति की जाए, और ऐसा क्या किया जाए कि कंपनी के गोल्स अचीव हो जाए। असाइनिंग दीज एक्टिविटीज़ टू द प्रॉपर पर्सनल, कुछ एक्टिविटीज़ को असाइन किया जाता है। डेलीगेटिंग द नेसेसरी ऑथोरिटी टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन कोऑर्डिनेटिव मैनर, कोहेसिव मैनर में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करा जाता है। डेलीगेशन किया जाता है ऑथोरिटी को, सब लोगों को उनके काम सौंप दिए जाते हैं, उनका काम समझा दिए जाते हैं, पावर दे दी जाती है उनके हाथों में। आइडेंटिफाइंग द टास्क, टास्क को पहचानना सबसे पहला चीज़ होता है, स्टेप होता है। दैट मस्ट बी परफॉर्म, ग्रुपिंग दैम व्हेरेवर नेसेसरी, जब भी नेसेसरी होगा, आवश्यक होगा, हमें काम के अकॉर्डिंग चलना होगा। असाइनिंग दीज टास्क, समय समय पर टास्क को असाइन करना पड़ेगा लोगों को, जो जिसमें बेहतर है उसको वो काम देना होता है, जो जिसमें अच्छा होता है, और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी हिसाब से तय की जाती है, योग्यता के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। डेलीगेट दिस ऑथोरिटी टू दिस एम्प्लॉयज़, इस्टेब्लिश करना एक रिलेशनशिप, किसी बंदे को ज़्यादा ऑथोरिटी दे दी, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, तो ऐसा भी अच्छा नहीं है, और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, ऑथोरिटी कम है, तो वो भी ठीक नहीं है। यानी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, और अगर ये ज़रा सा भी ऊपर नीचे होती हैं तो कहीं ना कहीं इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेट करना सारी की सारी एक्टिविटीज़ को। नाउ थर्ड हमारा फंक्शन होता है स्टाफिंग, यानी लोगों को काम पर रखना। किसी भी काम को करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सूटेबल वर्कफोर्स की, यानी अगर हमारे पास सही लोग नहीं हैं, हायर नहीं कर रखे हैं बंदे, तो वो हमारा सब कुछ काम ख़राब कर सकते हैं बिजनेस का। तो मैनेजरियल एज वेल एज नॉन मैनेजरियल लेवल्स के लिए जो हमारे वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हमें रखने पड़ेंगे, साथ ही साथ मैनेजरियल लेवल है उसके लिए मैनेजर्स वगैरह भी अच्छे रखने पड़ेंगे जो अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, यहाँ पर स्टाफिंग में RST बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिक्रूट कराना ज़रूरी होता है, रिक्रूट करना, काम पर रखना, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। किसी बंदे को काम पर रख दिया, उसको काम समझाया ही नहीं, तो ऐसे में काम पर रखने का क्या फ़ायदा। तो ट्रेनिंग दिलवाना ज़रूरी होता है, डेवलपमेंट उनका समय समय पर विकास करवाना, उनको कंपनसेशन दिलवाना, इवेल्युएट करना एम्प्लॉइज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तरह तरह के चेक्स के बेसिस पर उनको एम्प्लॉइज़ को इवेल्युएट करा जाता है, मापा जाता है, उनकी एबिलिटीज़ को मीज़र किया जाता है, और जो जिसमें अच्छा होता चला जाता है उसको प्रमोशन भी दिया जाता है। मेंटेन करना वर्कफोर्स को विद प्रॉपर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, अच्छे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि बंदा मोटिवेट हो। ह्यूमन एलिमेंट, सिंस द ह्यूमन इज द मोस्ट वाइटल फोर्स, भैया ह्यूमन एलिमेंट तो सबसे ज़्यादा वाइटल फोर्स है, इंपॉर्टेंट फोर्स है, किसी भी मैनेजमेंट का पार्ट है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिक्रूट द राइट पर्सन, तो सही बंदे को सही काम पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू द प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। तो आपको सिलेक्शन अच्छे से करना होता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो इंटरव्यू पहले लेते हैं, तरह तरह की प्रोसेस से गुजरता है बंदा, तब जाके उसको काम पर रखा जाता है। बंदों की चेक की जाती है इंटेलिजेंस, उसके नॉलेज, उसको कितना ज्ञान है, उनका उसमें कितना कौशल है, अनुभव कितना है, उसने काम कहाँ कहाँ किया है, फिजिकल कंडीशंस उसकी क्या क्या है, उसकी एज फैक्टर देखा जाएगा, है ना, काम वो कर भी पाएगा वो या नहीं कर पाएगा, उसका एटीट्यूड देखा जाएगा, क्या वो उसका बिहेवियर सही भी है या नहीं है, फंक्शंस को कैसे वो देखता है करेगा, वो सब कुछ देखने का काम मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट को सब कुछ समझकर बंदों को रखना पड़ता है, इसी को स्टाफिंग कहते हैं। टेक्निकल वाला बंदा कौन सा रखा जाए, ऑपरेशनल
लेवल पर कौन सा रखा जाए, साइकोलॉजी भी देखी जाती है बंदे की, सोशलॉजी भी देखी जाती है, सब कुछ स्टाफिंग में देखने को मिलता है। डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए कोई पिक्चर है, पिक्चर में सभी हीरो हीरोइन जितने भी काम कर रहे हैं एक पिक्चर में, उसके लिए डायरेक्टर प्रोवाइड कराता है, लीडरशिप करने का काम करता है, एक तरीके से एक सही डायरेक्शन देने का काम करता है। ऐसे ही बिजनेस होता है, बिजनेस में भी लीडरशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कम्युनिकेशन गैप है किन्हीं दो बंदों के बीच में तो काम सही से बिजनेस का नहीं हो सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम सही से तब चलेगा जब उसमें लीडरशिप अच्छी होगी, लीडरशिप वाली क्वालिटी वाले बंदे होंगे, कम्युनिकेशन लोगों में अच्छा होगा, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, आपस में फ्रेंडली बिहेवियर होगा, मोटिवेट होंगे बंदे, सुपरविज़न होगा। ये सब क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्शन के अंदर आती हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जितने भी हैं इफ़िशेंटली और प्रॉपरली परफॉर्म की तभी होती हैं, गोल्स तभी अकम्प्लिश होते हैं जब सही से काम होता है। लीडरशिप एलिमेंट इन्वॉल्व्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, यानी लीडरशिप में आता है इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सही से पहुंचने चाहिए, और समय समय पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं यानी जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं लोग, एम्प्लॉइज़ या वर्कर्स, उन सब को गाइड करने का काम किया जाता है एक प्रोसीजर के तहत, कुछ मेथड्स के ज़रिए। तो लीडरशिप ये सारी क्वालिटीज़ इन्वॉल्व करता है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मस्ट बी ओपन, कम्युनिकेशन हमेशा खुला रहना चाहिए हर तरीके से। कैन बी पास्ड ऑन द सबॉर्डिनेट्स एंड द फीडबैक रिसीव फ्रॉम देम। ऐसा नहीं कोई बंदा कुछ फीडबैक देना चाह रहा है और आप फीडबैक नहीं ले रहे हैं समय समय पर, ऐसा गलत हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होती है, फीडबैक की भी ज़रूरत होती है। कोई भी आप सामान खरीद के लाओ, कस्टमर का भी फीडबैक ज़रूरी होता है ना, तो उसमें लिखा होता है भी फीडबैक ज़रूरी है ना। इसके साथ साथ फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबऑर्डिनेट्स को गाइड करने का काम किया जाता है। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए भाई, अगर उनमें मतभेद हैं किसी दो बंदों में, मैनेजर्स में, तो काम पर असर पड़ेगा इसका। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंस हाईली मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं विद लेस डायरेक्शन फ्रॉम सुपीरियर्स। सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट्स वुड लीड टू कंटिन्यूस प्रोग्रेस। देखिए सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करने का किया जाता है टाइम टू टाइम, और continuous process reports as well as assure that superiors that the direction are being properly carried out। तो जितने भी काम चल रहा है वो प्रॉपरली तभी होगा जब बंदे जो हैं, लोग जो हैं वो क्या है, रिपोर्ट करेंगे, है ना, अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट किया जाएगा। कोई भी काम है वो रिपोर्ट डेली उसकी रिपोर्ट दी जाती है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। और देख कोऑर्डिनेशन भी रह गया, एक मिनट कोऑर्डिनेशन भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है भाई, सामंजस्य बैठाना है ना, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को स्टैब्लिश करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, करेक्टिव एक्शंस लेना समय समय पर, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स या जो भी डेविएशंस हैं उनको फाइंड आउट करना, उसको सही करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापने का काम किया जाता है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, और आगे देखते हैं। और नेचर है, नेचर आप पढ़ ही चुके हैं भाई, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट क्या है, सभी जगह लागू होता है, लिख सकते हैं आप, फंक्शन में से ही उठा सकते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, और मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव किया जाता है मिनिमम एफर्ट के ज़रिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ सजेशन देना हो तो ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।